सोचिए जरा, 28 फरवरी 2026, एक ऐसी तारीख जो शायद इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। इसी दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। तो आज हम समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था, ये इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों बना, और सबसे ज़रूरी बात, इसका असर हम पर, भारत पर सीधे सीधे कैसे पड़ रहा है। चलिए एक एक करके सारी परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शुरुआती हमले की। देखिए, ये कोई एक तरफा हमला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का एक साथ मिलकर एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ मिलिट्री ऑफेंसिव था ईरान के खिलाफ। अब ये जो हमला था ना, ये 2 अलग अलग ऑपरेशन के तहत किया गया और इनके कोड नेम्स भी काफ़ी दमदार थे। इजरायली सेना ने अपने ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन लायंस रोर, वहीं अमेरिकी सेना ने इसे कहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये नाम ही बता रहे थे कि उनका इरादा कितना बड़ा था। अब आप हमले के स्केल का अंदाजा लगाइए, खासकर इजराइल की तरफ से करीब 200 लड़ाकू विमान एक साथ इस ऑपरेशन में शामिल थे। इसे इजरायली वायुसेना के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। और बमबारी की इंटेंसिटी वो तो जबरदस्त थी। सिर्फ एक दिन के अंदर ईरान के मिलिट्री ठिकानों और लीडरशिप टारगेट्स पर 1200 से भी ज्यादा बम गिराए गए। आप सोच सकते हैं तेहरान और दूसरे बड़े शहरों में कितने भयानक धमाके हुए होंगे। और ये सब कुछ हुआ मानो बिजली की रफ्तार से। 28 फरवरी को हमला शुरू हुआ और कुछ ही घंटों के अंदर ईरान ने पलटवार भी कर दिया। 1 मार्च आते आते तेहरान फिर से धमाकों से गूंज रहा था, और तभी आई वो खबर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत। मतलब सिर्फ 48 घंटों में पूरा मिडिल ईस्ट जैसे जंग की आग में झुलस गया। ईरान का जवाब भी आप देखिए, उतना ही तेज और खतरनाक था। उन्होंने सीधे पर्शियन गल्फ में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। बहरीन, कुवैत, यूएई सब जगह हमले हुए। हद तो तब हो गई जब दुबई एयरपोर्ट और बुर्ज अल अरब जैसे सिविलियन ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के तेल व्यापार का सबसे अहम रास्ता है, वहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए भी एक सीधी सीधी चेतावनी जारी कर दी गई। लेकिन इन सब हमलों के बीच जो सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला नतीजा निकला, वो था ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियत का अंत। और फिर वो खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मिडिल ईस्ट आई ने रिपोर्ट किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई इन हमलों में मारे गए हैं। उनका जो कंपाउंड था वो पूरी तरह तबाह हो चुका था, और कुछ ही देर बाद ईरान के सरकारी टीवी ने भी इस खबर पर मोहर लगा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम लीडर का पद इतना अहम क्यों है। देखिए, ईरान में सुप्रीम लीडर ही सबसे बड़ी पॉलिटिकल और रिलीजियस अथॉरिटी होता है। मतलब सेना, सरकार, अदालतें, सब कुछ, लिटरली सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है, वो भी जिंदगी भर के लिए। खामेनेई तो दशकों से ईरान की हर छोटी बड़ी पॉलिसी तय कर रहे थे। खामेनेई की मौत की खबर पर ईरान के अंदर से जो तस्वीरें आईं, वो बिल्कुल एक दूसरे से उलट थीं। एक तरफ सरकार ने राजकीय शोक का ऐलान किया और अमेरिका, इजराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करवाए, तो वहीं दूसरी तरफ तेहरान समेत कई शहरों से जश्न मनाने की, आतिशबाजी की तस्वीरें आईं, जहां लोग खामेनेई की मौत के नारे लगा रहे थे। इससे पता चलता है कि ईरान का समाज अंदर से कितना ज्यादा बटा हुआ है। तो अब इस कहानी का रुख भारत की तरफ मोड़ते हैं। चलिए देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में मचे इस भूचाल का असर सीधे सीधे भारत और हम पर कैसे पड़ा। सबसे पहला और सबसे सीधा असर पड़ा भारत के एविएशन सेक्टर पर। एयर स्पेस बंद होने की वजह से सिर्फ एक दिन में भारतीय एयरलाइंस की 444 इंटरनेशनल उड़ानें रद्द करनी पड़ी। 444, ये बहुत बड़ा नंबर है। इसका असर हमारी बड़ी एयरलाइंस पर भी तुरंत दिखा। इंडिगो को अपनी 160 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। एयर इंडिया की भी कई फ्लाइट्स रोक दी गईं, और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने तो गल्फ कंट्रीज के लिए अपनी सारी की सारी उड़ानें ही कैंसिल कर दी। इसका नतीजा क्या हुआ? हजारों यात्री देश विदेश के एयरपोर्ट्स पर फंस कर रह गए।
और देखिए, ये सिर्फ फ्लाइट्स कैंसिल होने की बात नहीं थी। इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा था। हजारों लोग एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए थे। यूएई में राजस्थान और दूसरे राज्यों के कई छात्र अटक गए थे। हालात इतने बिगड़े कि सीबीएसई को मिडिल ईस्ट में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स तक टालने पड़े। ईरान में भी कश्मीर और लद्दाख के जो छात्र थे, वो सरकार से उन्हें निकालने की गुहार लगा रहे थे। और तो और, खामेनेई की मौत की खबर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए थे। अब इस पूरे संकट पर भारत का ऑफिशियल रुख क्या था? विदेश मंत्रालय ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और आम नागरिकों की सुरक्षा को प्रायोरिटी देने की अपील की। मतलब एक तरह से भारत ने न्यूट्रल रुख बनाए रखा। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अपने सबसे बड़े नेता के बिना और पूरे इलाके में फैली इस अफरा तफरी के बीच ईरान का अगला कदम क्या होगा और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कई सालों तक हमारी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को तय करेगा।